नमस्कार। आप देख रहे खबरों की दीवार सिजीवाल। मैं मनीष जायसवाल और इस वक्त मौजूद हूं बस्तर संभाग के कोंडागांव जिले में और मेरे साथ सहायक शिक्षक फेडरेशन के कार्यकारी अध्यक्ष बलराम सिंह यादव मौजूद हैं। आइए जानते हैं इनसे प्रदेश के शिक्षकों और अधिकारी कर्मचारियों के नए नए ताज़ा मामलों और मुद्दों को लेकर। सर, एक बात बताइए, अभी जो एचआरए और डीए की मांग जो चल रही है, इस पर आप लोग का क्या नज़रिया और क्या आगे की रणनीति है? किसी भी शासकीय कर्मचारी के लिए महंगाई भत्ता और एचआरए उसका एक स्वाभाविक मौलिक अधिकार है और भारत सरकार द्वारा जो एचआरए और महंगाई भत्ता जो डिक्लेयर किया जाता है उसी के अनुक्रम में राज्य सरकारों के द्वारा एचआरए और महंगाई भत्ता दिया जाता है। आपको बताते हुए अत्यंत दुख का अनुभव हो रहा है कि हमें 6वां वेतनमान का एचआरए आज तक दिया जा रहा है, जबकि 7वां वेतनमान अब समाप्ति की ओर है। 8वां वेतनमान आने की संभावना बन गई 2 साल बाद। तो आप खुद सोच लीजिए कि जब हमको एचआरए किसी छोटे कर्मचारी को 500 से लेकर 1000 1500 रुपये तक एचआरए मिल रहा है और इस महंगाई के ज़माने में उस राशि में मकान किराए का मिल पाना संभव नहीं है और शासकीय आवास भी अपर्याप्त मात्रा में है। एक तरफ माननीय मुख्यमंत्री जी ये घोषणा करते हैं और ये दावे करते हैं कि छत्तीसगढ़ की आर्थिक स्थिति पूरे हिंदुस्तान में सबसे अच्छी है, वहीं दूसरी ओर मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि पूरे भारतवर्ष में सबसे कम महंगाई भत्ता और सबसे कम एचआरए छत्तीसगढ़ में मिलता है। तो ये एक विरोधाभासी बयान है। इससे शासन की छवि धूमिल होती है और माननीय मुख्यमंत्री को चाहिए कि वे अफसरशाही के लाल फीताशाही के चक्कर में न पड़ें और वास्तविक फीडबैक लेके, धरातली फीडबैक लेके काम करें। लोकतंत्र में हम सब जो हैं एक नागरिक हैं और हमारे अधिकारों का हनन सरकार को नहीं करना चाहिए। मतलब ऐसा लग रहा है कि अभी कर्मचारियों को कि सरकार जो है सिर्फ वो अफसरों के भरोसे चल रही है, रोज नए आदेश दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। निश्चित रूप से जो अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा और राज्य प्रशासनिक सेवा के जो अफसर जो एसी कमरों में बैठ के विभिन्न प्रकार की नीतियों और पॉलिसियों का निर्माण करते हैं, एक वरिष्ठ और सुलझे हुए जनप्रतिनिधि के रूप में मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं, तो उनसे अपेक्षा है, वो मध्य प्रदेश ज़माने के मंत्री रह चुके हैं और छत्तीसगढ़ के जब जन्म के समय भी वो राजस्व मंत्री के रूप में काम किया और वर्तमान में वो सीएम हैं। इसके पहले पीसीसी चीफ रह चुके हैं। तो जिनका इतना अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है और एक्सपीरियंस है और जो एमपी जैसे बड़े स्टेट के समय जो मिनिस्टर के रूप में काम कर चुके हैं, तो उनको ये बात बिल्कुल समझ में आनी चाहिए और यही गलती रमन सिंह जी ने भी किया था, जिसका खामियाजा उन्हें उठाना पड़ा है। तो मैं तो ये उम्मीद करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो है इतिहास से सबक ले और इतिहास सबक लेके वर्तमान में योजनाओं का निर्माण और क्रियान्वयन उसमें पूरी पारदर्शिता के साथ और पैनी नज़र से कसावट रखना बहुत जरूरी है। डीए और एचआरए की मांग को लेकर जो पिछले 5 दिनों का जो आंदोलन हुआ था, उसमें आप लोग सब प्रमुख सहयोगी थे, तो इस कोंडागांव जिले की स्थिति क्या थी? कोंडागांव जिले में कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के तत्वाधान में ऐतिहासिक आंदोलन हुआ। हमारे कोंडागांव जिले में 5 ब्लॉक हैं। 5 ब्लॉक में 100% शासकीय कार्यालय, विद्यालय सभी बंद थे और बाकायदा इसकी मीडिया रिपोर्टिंग भी हुई है और एलआईबी रिपोर्टिंग भी हुई है और शासन इस बात को जान समझ रहा है। लेकिन कभी भी लोकतंत्र में ऐंठन से काम नहीं होता, वार्ता के द्वार होने चाहिए और एक जिनाइन जो एक हमारा जो मांग है उसको जरूर सरकार को पूरा करना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र 4 स्तंभों में टिका रहता है। एक होता है न्यायपालिका, एक होता है व्यवस्थापिका और एक होता है आपका प्रेस, चौथा होता है कार्यपालिका। तो हम सब कार्यपालिका के अंग हैं। तो लोकतंत्र तब तक सफल नहीं हो सकता, एक अंग को अगर आप ध्यान नहीं देंगे, एक अंग की अगर आप उपेक्षा करेंगे, तो निश्चित रूप से कार्यपालिका के बगैर कोई भी शासन सफलतापूर्वक नहीं चल सकता। तो शासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए, सहानुभूतिपूर्वक ध्यान देके कम से कम भारत सरकार द्वारा घोषित एचआरए और डीए हमको अवश्य देना चाहिए। सर, आप लोग अभी रूरल क्षेत्र से आते हैं, तो अभी 5 दिन का जब आंदोलन था, वो आप लोग को जन समर्थन किस टाइप का मिला था? अनुभव कैसा रहा आपका, क्योंकि आप एकदम रूरल क्षेत्र से आते हैं? आम जनता के समक्ष भी, स्थानीय स्तर के जनप्रतिनिधियों के समक्ष भी हमारे द्वारा मिलकर उनको इन तकनीकी बातों का ज्ञान कराया गया कि महंगाई भत्ता किसी का उपकार नहीं होता। महंगाई सूचकांक के आधार पे साल में 2 बार, जनवरी और जुलाई में प्रतिवर्ष भारत सरकार द्वारा महंगाई भत्ता घोषित किया जाता है, जिसके अनुक्रम में विभिन्न राज्य सरकारें भी जो हैं महंगाई भत्तों को घोषित करती है, एचआरए को घोषित करती है। अब यहाँ बात ये आती है कि एक तरफ माननीय महोदयों के द्वारा अपने वेतन भत्तों में, सुविधाओं में एक तरफा
वृद्धि माननीय भूपेश बघेल जी के कार्यकाल में लगातार दूसरी वृद्धि हो चुकी है और उनके एक वरिष्ठ मंत्री का बयान आता है कि महंगाई के अनुपात में हमारे वेतन भत्तों में वृद्धि की गई। तो एक तरफ आप स्वीकार कर रहे हो कि महंगाई है, दूसरी तरफ आप कर्मचारियों के नाम पे अगर आपको लगता है महंगाई नहीं है, और तीसरे तरफ आप दिल्ली में जाके महंगाई का तथाकथित रोना रोते हैं। तो निश्चित रूप से विरोधाभासी बात नहीं होनी चाहिए। अगर महंगाई मंत्रियों के लिए है तो वो महंगाई कर्मचारियों के लिए भी हो, क्योंकि सक्षम तो मंत्री है, जनप्रतिनिधि है, कर्मचारी तो एक थर्ड और फोर्थ क्लास का कर्मचारियों की संख्या 80% है और फर्स्ट और सेकंड क्लास कर्मचारियों की संख्या 20% है। तो ज़्यादा तकलीफ में थर्ड और फोर्थ क्लास का कर्मचारी रहता है। उनके प्रति मानवतावादी दृष्टिकोण रखने की परम आवश्यकता है। एक बात और बताइए, जो पुरानी पेंशन योजना जो अभी लागू हुई है, इसको अब तक आप किस नज़र से देखते हैं? क्योंकि आपके पास अच्छा खासा अनुभव रहा है इन सब मामलों का, तो जो अब इस योजना है कहाँ है और कहाँ पहुँची और क्या उम्मीदें लग रही हैं इससे? अब पुरानी पेंशन योजना का घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा छत्तीसगढ़ में किया जरूर गया है, लेकिन उसमें ये क्लियर कट नहीं है मेंशन कि मैं शिक्षा कर्मियों के परिप्रेक्ष्य में एक बात रखना चाहूँगा कि शिक्षा कर्मियों की प्रथम नियुक्ति 1998 में पूर्णकालिक रूप से की गई और 2018 जुलाई में, और उसके बाद शिक्षा विभाग में उनका संविलियन किया गया। अब संविलियन की पूर्व की सेवाओं की गणना पेंशन के लिए की जाएगी कि नहीं की जाएगी, नंबर 1। नंबर 2, अगर संविलियन के बाद की सेवाओं की गणना की जाएगी तो शासकीय नियमावली के तहत पेंशन की पात्रता उस व्यक्ति को बनती है जिसकी न्यूनतम सेवा 20 वर्ष की होती है, उसको हाफ पेंशन मिलता है। जिसकी सेवा 25 वर्ष की हो जाती है उसको 1/3 मिलता है, और जिसकी सेवा 32 साल 6 माह हो जाती है उसको फुल पेंशन मिलता है। तो आज की डेट में शिक्षा कर्मियों की जवानी तो संघर्ष में गुजर गई, तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो उस लेंथ ऑफ सर्विस को पूरा कर पाएगा। तो एक टेक्निकल प्रॉब्लम यहाँ क्रिएट हुआ है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि अप्रैल से छत्तीसगढ़ सरकार ने एनपीएस में अपनी हिस्सेदारी को देना बंद कर दिया, जिसमें उनको करोड़ों रुपए मासिक की बचत हो रही है। जब करोड़ों रुपए मासिक की जब बचत हो रही है तो वो करोड़ों रुपए के अनुपात में आप आसानी के साथ महंगाई भत्ता और एचआरए को आप एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि अभी वर्तमान में जो जीपीएफ जो कटौती कर्मचारियों से की जा रही है वो महालेखाकार छत्तीसगढ़ जो भारत सरकार का एक उपक्रम है उसके अंतर्गत नहीं की जा रही। पुराने जो शासकीय कर्मचारी हैं 1 अप्रैल 2004 के पूर्व के, उनके अकाउंट्स की लेखा का जो जोखा का काम है वो भारत सरकार का अकाउंटेंट जनरल ऑफिस पंडरी रायपुर से होगा। और अभी वर्तमान में जो पुरानी पेंशन योजना के तहत जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया है वो संचालक कोष लेखा पेंशन के तहत एक अलग से प्रकोष्ठ बना के किया गया है। तो वो जो पैसा जीपीएफ का है जिसमें शासन का कोई योगदान नहीं होता, वो पैसा का करोड़ों अरबों रुपए भी छत्तीसगढ़ सरकार के पास अब जमा हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि शासन के पास बजट की कमी है। ऐसा हो सकता है कि उनके कोई अधिकारी उनको गुमराह कर रहे हो, लेकिन हम एक सजग नागरिक के रूप में, सजग कर्मचारी के रूप में और एक शिक्षाविद के रूप में हम गारंटी के साथ कह रहे हैं कि शासन के पास इच्छा शक्ति का अभाव है। अन्यथा इतना बड़ा कोई मामला नहीं है कि हम इनके पास आर्थिक हम जो अभी मुद्दा उठा रहे हैं ये बहुत तार्किक मुद्दा है कि अब हम लोग के जो पेंशन है उसका कोई क्लियर कट नहीं कि पेंशन जो है किस बेस पे दी जाएगी। और आज तक किसी भी एक कर्मचारी को पेंशन, पुरानी पेंशन इस वर्तमान नियम के तहत नहीं मिल पाया, जबकि 1 अप्रैल से घोषणा किया गया और आज देखिए अगस्त समाप्ति की ओर है। एक भी पीपीओ पेंशन प्राधिकार पत्र आप दिखा नहीं सकते। क्या इस बीच लोग रिटायर नहीं हुए? क्या इस बीच लोग एक्सपायर नहीं हुए? तो जब तक कि आज की मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि संचालक कोष लेखा और पेंशन के द्वारा आज तक संभागीय स्तर पे जो संभागीय संयुक्त संचालक कोष लेखा और पेंशन है वहाँ आज तक कोई अधिकृत पत्र ही नहीं आया है कि संविलियन प्राप्त शिक्षा कर्मियों की सेवा पुस्तिका को सत्यापन भी किया जाना है। तो जब तक आप किसी सेवा पुस्तिका का सत्यापन नहीं करेंगे, फिक्सेशन को सर्टिफाई नहीं करेंगे, तब तक पेंशन का फिक्सेशन का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। तो ये बहुत टेक्निकल प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है, इस पे किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। बाकी शिक्षक नेता लोग क्या कर रहे हैं जिनका ध्यान नहीं जा रहा है? आप खाली फेडरेशन ही सबके लिए लड़ाई लड़ रहा है। अब कहने का मतलब ये है कि मैं तो ये मानता हूँ कि हमारे जो अन्य जो शिक्षाकर्मी नेता हैं जो आजन्म प्रांताध्यक्ष हैं, मतलब जब तक वो हैं तब तक वो आजन्म प्रांताध्यक्ष के रूप में रहेंगे, तो इससे ये लोकतंत्र नहीं कहलाता। आज हम फेडरेशन में काम कर रहे हैं, आज अगले महीने हम लोग का प्रांत चुनाव है, तो हम ये नहीं बोल सकते कि हमारा प्रांताध्यक्ष दोबारा निर्वाचित होंगे कि नहीं होंगे। ये स्वस्थ परंपरा होनी चाहिए। अब वो जो लोग हैं कहीं ना कहीं
यूनियन को लोग अब दुकानदारी के रूप में यूज़ करना चाह रहे हैं। तो भाई आपकी दुकान है तो आपका प्रोडक्ट आप अच्छा रखिए। मैं बस्तर में बैठ के अगर टेक्निकल प्रश्न कर रहा हूँ, टेक्निकल बात कर रहा हूँ, और लोग राजधानी रायपुर में या न्यायधानी बिलासपुर में बैठ के उस टेक्निकल बातों की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, या सिर्फ ज्ञापन खेल के अगर ऐसा कर रहे हैं तो ये गलत है। हमारे साथ तो इतनी विडंबना है कि एक हमारे संगठन के प्रांताध्यक्ष 1998 से लेक्चरर हैं, आज तक अपने पदोन्नति नहीं करा पाए। एक व्यक्ति हमारे साथ 2005 से लेक्चरर है, आज तक पदोन्नति नहीं करा पाए। जबकि मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि युवा जो तुर्क हैं, युवा जो लोग हैं वो शिक्षाकर्मी हैं, और उनकी जो योग्यता है वो मैं बता नहीं सकता। मैं खुद जो है कम से कम 8 विषय में पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, LLB हूँ, DED हूँ, BEd हूँ, और CWSN विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का मैं डिप्लोमा होल्डर भी हूँ, और विभिन्न प्रकार के सेवाओं का मेरे अनुभव भी मतलब मेरे को है। तो मेरा ये कहने का मतलब ये है कि कोई भी नेतृत्व करता है उसको हर तकनीकी बातों की ओर ध्यान देना चाहिए। अगर आप उस तकनीकी बातों पर ध्यान नहीं देंगे तो शासन उसका लाभ उठाता है, और हमारा जो निचला कर्मचारी है वो उसको तकलीफ होती है। दिक्कत ये है। सर, एक और मामला है यहाँ पर, अभी जो ट्रांसफ़र नीति आई है, इस ट्रांसफ़र नीति में कई झोल-झाल ऐसा बताया जा रहा है। आपको क्या लग रहा है, क्या चीज़ें होनी चाहिए, किन मानवीय संवेदनाओं को ध्यान रखना चाहिए था जो छूट गए हैं ट्रांसफ़र नीति पे, या ज़मीनी सच्चाई को ट्रांसफ़र नीति में नहीं शामिल किया गया? बस्तर संभाग में 7 जिले और 32 ब्लॉक हैं। हमारी कई महिला शिक्षाकर्मी हैं, साथी हैं, कई हमारे विशेष आवश्यकता वाले साथी हैं जो हमारे सामान्य क्षेत्रों के हैं, जो छत्तीसगढ़ के सामान्य क्षेत्रों के मूल निवासी हैं। अब उन्होंने यहाँ 5 साल, 10 साल, 15 साल की सेवाएं अपनी दी और इस ट्राइबल क्षेत्र की सेवा की। आज शासन ये कहता है कि बगैर एवजीदार के, बगैर रिलीवर के उनका ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। तो ये एक तुगलकी फरमान है। कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के लिए, जैसे पुलिस विभाग में एक सिस्टम है कि पुलिस विभाग में जिन्होंने 3 साल की सेवा ट्राइबल एरिया में कर ली, नक्सल क्षेत्र में कर ली, तो उनको दोबारा वहाँ आने की आवश्यकता नहीं है। तो कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग में अगर आप लोग ये मानते हैं कि बस्तर संभाग में पोस्टिंग देना वो एक पनिशमेंट के बराबर है, ऐसा रायपुर के जो AC ऑफिस में बैठते हैं लोग मानते हैं, जनप्रतिनिधि मानते हैं। तो जो लोग यहाँ नौकरी कर रहे हैं, सेवा दे रहे हैं, और उनमें से कोई व्यक्ति अगर अपने पारिवारिक कारणों से, स्वास्थ्यगत कारणों से या अन्य कारणों से अगर वो शासन के योजना के तहत ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं तो उनको आप विभिन्न प्रकार के कंडिकाओं में क्यों बांध रहे, जबकि वो स्वैच्छिक ट्रांसफ़र चाह रहे। स्वैच्छिक ट्रांसफ़र में शासन का कोई व्यय नहीं बनता। तो शासन को सोचना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा कर रहा है तो, और वो वहाँ से हटना चाह रहा है, बस्तर से कहीं और जाना चाह रहा है, तो कहीं कम से कम हमारे बस्तर संभाग में माननीय राज्यपाल महोदया के निर्देशानुसार स्थानीय भर्ती नियम लागू है। तो निश्चित रूप से जब कोई व्यक्ति बाहर का है, अगर वो अपनी 5, 10 साल, 15 साल की सेवा के बाद अपने मूल निवास स्थान को जाना चाहता है तो उससे रिक्त जो जगह होगा उससे निश्चित रूप से स्थानीय व्यक्ति की भर्ती होगी, और वो स्थानीय व्यक्ति पूरे जीवन पर्यंत वहीं नौकरी करेगा, वो कहीं बाहर नहीं जाएगा क्योंकि लोकल व्यक्ति है। तो शासन को ये भी सोचना चाहिए कि कम से कम जैसे अभी पदोन्नति में 5 साल की सेवाओं को रिलैक्सेशन करके 3 साल किया गया है, उसी प्रकार से एक बार कम से कम, न अगले साल चुनाव भी है तो कम से कम एक बार छूट दे के, कम से कम जो ऐसे लोग हैं, ऐसे स्पेशल केसेस कमी हैं, तो अगर मान के चलो 100-200 केस है भी मान के चलो, आप जब उनको कर दोगे तो एक मानवीय दृष्टिकोण का भी प्रचायक होगा, मानवतावादी दृष्टिकोण सरकार का, और निश्चित रूप से वो लोग भी जो है इतने साल सेवा की हैं तो उनके मन में ऐसे में क्या हीन भावना से ग्रसित हो जाता है व्यक्ति। जब कोई व्यक्ति को परिवार, आज देखिए CRPF में, पैरामिलिट्री फोर्सेस में, SSB में, BSF में जो व्यक्ति परिवार से दूर रहता है, कई प्रकार के केसेस सुनाई देता है कि सुसाइड कर लिया या अपने साथियों के ऊपर गोली मार दिया। वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या होता है कि व्यक्ति एक मानव एक समाज में रहने वाला व्यक्ति, कोई जंगल में रहने वाला व्यक्ति नहीं है। तो समाज में रहना है तो उसके पास इमोशन है, उसके पास फीलिंग है, वो अपने दुख दर्द के समय किसी को याद करता है, किसी को मिस करता है। तो मैं शासन से आग्रह करूंगा कि कम से कम बस्तर संभाग के ऐसे लोग जो पोस्टेड हैं और जो हमारे सामान्य क्षेत्र की ओर जाना चाहते हैं, तो एवजीदार को कम से कम इस विशेष क्षेत्र के लिए रिलैक्सेशन किया जाए, और उनसे जो रिक्तियाँ बनेगी, वांट बनती है, स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाए ताकि वो पूरे सेवा काल तक बस्तर में रह के सेवा कर सकते। पदोन्नति की स्थिति क्या है यहाँ पर, ज़मीनी सच्चाई क्या है? जो मामला न्यायालय में लगा हुआ है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर पदोन्नति की सूची पहले जारी हो चुकी थी, कई लोग को पदोन्नत किया जा चुका था। वास्तविकता अभी यहाँ पर क्या है ग्राउंड पर? पदोन्नति की सूची के संबंध में तो मैं तो ये मानूंगा कि छत्तीसगढ़ शासन का और कई अधिकारियों का उनका एक लापरवाही था कि जब 40,000 के आसपास लोगों की पदोन्नतियाँ होनी संभावित थी तो कहीं ना कहीं इनको केवियट फाइल माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में दायर करना था, जो जानबूझ के इनके द्वारा किया नहीं गया। अब जहाँ तक बस्तर संभाग के परिप्रेक्ष्य में कहेंगे तो हम लोग छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के द्वारा, मैं खुद उसके नेतृत्वकर्ता के रूप में माननीय ज्वाइंट डायरेक्टर जगदलपुर के संपर्क में रहा,
और छत्तीसगढ़ का बस्तर संभाग पहला एकमात्र ऐसा संभाग रहा है जहां मिडिल हेड मास्टर का पदोन्नति आदेश जारी हुआ, पदांकन हुआ, और जहां मिडिल यूडीटी शिक्षक एलबी की पदोन्नति हुई। बाकी जो हमारे 4 और संभाग हैं, दुर्ग, बिलासपुर, रायपुर और अंबिकापुर, वहाँ किसी प्रकार की लापरवाही की वजह से वो हो नहीं पाया। और इसी बीच जो है फरवरी में कुछ हमारे असंतुष्ट साथी जो है माननीय न्यायालय के शरण में चले गए, और माननीय न्यायालय ने भी प्रथम दृष्टया उनको स्थगन आदेश दे दिया है। और आज लगभग 7 माह गुजर चुके, कोई उसकी सुनवाई नहीं है कि कब क्या होगा। तो अब ये कुल मिला के ये मामला अब ठंडे बस्ते में चला गया है। मतलब इस मामले में जितनी पदोन्नति होगी बस्तर लकी रहा है। हाँ, लकी रहा है, और कहीं ना कहीं बस्तर से लोगों के प्रेरणा लेनी चाहिए कि जिसको लोग ट्राइबल एरिया और पिछड़ा क्षेत्र समझते, वहाँ के लोगों ने ये दिखा दिया है कि हमने समय पे ग्रेडेशन 1 अप्रैल 2021 की स्थिति में प्रकाशित की, रिक्त स्वीकृत भरे पदों की जानकारी मंगाई, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया, पदांकन कराया। ये सब प्रोसेस 7 फरवरी 2022 तक कंप्लीट कर लिया। भूमिका यहाँ प्रभावी जेडी की भूमिका प्रभावी रही, और विभिन्न लोगों ने, कर्मठ लोगों ने संघर्ष किया, और उसका बेनिफिट सभी लोग। बस्तर की तासीर है, किसी काम को करते तो जूझ के करते, वो यहाँ पर किए हैं। निश्चित रूप से ये एक विशेष क्षेत्र है, और विशेष क्षेत्र है तो यहाँ के लोग भी विशेष हैं। अगर कोई चीज़ ये लोग ठान लेते हैं कि हमको ये काम करना है, तो वो कभी मैदानी एरिया के लोगों के समान नहीं। यहाँ मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि जब भी कोई भी आंदोलन हुआ है तो सबसे पहले तंबू बस्तर संभाग में गड़ा, और सबसे आखिरी में तंबू बस्तर संभाग से उखड़ा है। तो ये सभी लोग, मैदानी क्षेत्र के लोग जानते हैं इस बात को कि कोई भी आंदोलन का जनक और उसको रिजल्ट तक पहुंचाने वाला बस्तर संभाग रहा है। मेरे मन में एक और सवाल आ रहा है। अभी जो भी शिक्षा विभाग में प्रयोग होते रहते हैं, कभी कहीं 1 घंटा बढ़ा दिया जा रहा है, कहीं कुछ कर दिया जा रहा है, तो क्या अभी भी स्कूल शिक्षा विभाग आप लोग को शिक्षाकर्मी ही मान के चल रहा है कि जैसा मन में आया आदेश थमा दिया, कोई नियम नहीं, कोई श्रम कानून नहीं, कोई कुछ नहीं, ना बच्चों का सोचते हैं ना कुछ सोचते हैं, बस आदेश थमा दे रहे हैं। जैसे 1 घंटा आपके पड़ोसी जिले में क्या बोलते कांकेर में 1 घंटा अतिरिक्त क्लास लेना है 9:45 से 5:30 5:15 तक। इसको आप क्या किस नज़र से देखते हैं और क्या सोच रहे हैं इस बारे में? सबसे पहली बात यह है कि कानून का पालन जिस राज्य में या देश में नहीं हो पाता, वो देश ज़्यादा दिन तक सुरक्षित नहीं रह पाता है। अगर आप अफसरशाही के चक्कर में अगर देखते हैं, अगर एक कानून एक ज़िले में कुछ और है, दूसरे ज़िले में कुछ और है, तो क्यों नहीं उस व्यक्ति या उस पदाधिकारी या उस अधिकारी के ऊपर कार्रवाई की जाती? क्योंकि शिक्षा संहिता एक किताब है जिसके तहत शिक्षा विभाग संचालित होता है। अब होता क्या है कि देखिए, भारत सरकार विभिन्न प्रकार के विभागों में 70% 75% फंडिंग करती है, चाहे शिक्षा हो, चाहे पुलिस हो, चाहे स्वास्थ्य हो। अब समग्र शिक्षा अभियान पूरे भारत में कक्षा 1 से 12वीं तक किया गया है। अब आप देखिए, दुर्भाग्य देखिए कि आज तक समग्र शिक्षा अभियान को एज इट इज़ छत्तीसगढ़ में लागू नहीं किया गया है। उनके फंडिंग लिया जा रहा है पर एज इट इज़ लागू नहीं किया गया। और एक बात और बोल रहा था कि ये जो पदोन्नति के जो प्रोसेस चालू है, ऐसा सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि समग्र शिक्षा अभियान में एक कंडिका जोड़ी गई है कि अगर आपका कोई पद रिक्त रहता है तो उस पद का आपको वित्तीय लाभ भारत सरकार की ओर से नहीं दिया जाएगा। तो उसी हिसाब से ही पदोन्नति की प्रक्रिया चालू की गई, और जब पदोन्नति की प्रक्रिया चालू की गई तो आज ये पदोन्नति जो रुक गई है, निश्चित रूप से इसमें जो हमारे जो एडवोकेट जनरल का जो कार्यालय है और हमारा जो डीपीआई का जो कार्यालय है, उसकी कहीं ना कहीं कुछ कमजोरी है कि माननीय न्यायालय जो है उसको लगातार 7 महीना चला रहा है। और जहाँ तक बात अब ये विभिन्न प्रकार की योजनाओं की बात की है, तो हमारे विभाग में जितने एनजीओ स्थापित होकर चल रहे हैं, जिससे उनके करोड़ों अरबों की उनकी बिल्डिंग और सब चीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो चुका है, उतना सुविधा ही अगर एक शिक्षक को आप दे देते टारगेट करके कि आप ये अचीवमेंट दिलवाइए, हम आपको ये बेनिफिट देंगे, तो निश्चित रूप से वो ज़्यादा ग्राउंड लेवल पे बेनिफिशियरी होता। लेकिन हो क्या रहा है कि कोई एनजीओ आ जाती है और वो एक योजना चलाती, साल भर बाद वो बदल जाती, फिर दूसरी एनजीओ आ जाती है। तो अभी हम लोग देख रहे हैं कि पिछले हम लोग 20 सालों से ज़्यादा समय से मैं भी जुड़ा हूँ शिक्षा विभाग से। हर साल एक एनजीओ आता है, अपना एक प्रोजेक्ट लाता है, प्रोजेक्ट का पैसा लेता है, उसका चला जाता है, फिर दूसरा आ जाता है। और आप यकीन नहीं करेंगे कि हमारे विभागीय अधिकारियों से ज़्यादा दादागिरी वो एनजीओ के लोग करते हैं। उनका इतना जोरदार सेटिंग रहता है हर चीज़ में। अब देखिए, कुछ साल पहले टीचर्स के लिए गंभीर आरोप लगा रहे हैं आप एकदम ग्राउंड रूरल क्षेत्र से। एकदम सिंपल बात है कि आज अगर कोई योजना शासन लाती मान के चलिए, तो शासन को उस योजना के प्रति एक मॉनिटरिंग सिस्टम इजाद करना चाहिए कि मैं कोई
कोई चीज़ लगा रहा हूँ तो उसका आउटकम मेरे को क्या मिल रहा है। आप अगर कोई चीज़ इसलिए लगा रहे हैं कि जनता का जो राशि है, ये तो जनता का है, हम लोग टैक्स पेयर हैं, हम पैसा देते हैं। ऐसा नहीं कि हम टैक्स पे नहीं करते, हम भी टैक्स पे करते हैं। जब हम टैक्स पे कर रहे हैं तो वही पैसा भारत सरकार या राज्य सरकार के माध्यम से हमारे ऊपर खर्च होता है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि कम से कम एक जिम्मेदारी तो तय हो। अगर कोई स्कीम आप लॉन्च किए हो तो उस स्कीम की जिम्मेदारी क्यों तय नहीं की जा रही। एनजीओ यहाँ पर आते हैं, आप लोग को परेशान करके चले जाते हैं। अब भाई हर एनजीओ की बात नहीं करूंगा, लेकिन मैक्सिमम तो यही हो रहा है कि अगर आप कोई चीज़ की हो तो उसका रिजल्ट क्या आ रहा है। अगर परिणाम नहीं आ रहा, आज आप एक शिक्षक का परिणाम नहीं आता, उसका आप वेतन वृद्धि रोक देते हो। आज आप एक दिन आकस्मिक जांच करते हैं और एक दिन एक शिक्षक 10 मिनट 5 मिनट लेट हो जाता है तो उसका इंक्रीमेंट रोक देते हैं, उसका वेतन रोक देते हैं। लेकिन आज अगर आप कोई एनजीओ अगर गलत काम करता है तो उसको आप ब्लैक लिस्ट नहीं करते, वो दूसरे नाम से फिर से रजिस्ट्रार फर्म सोसाइटी से अपना रजिस्ट्रेशन करा के फिर से अपना दुकान चालू कर लेता है। तो कहने का मतलब ये है कि छत्तीसगढ़ नवोदित राज्य नहीं रहा। छत्तीसगढ़ का निर्माण हुए कितने साल हो गए, आज लगभग जो है 2002 में बना है, मान के 2000 में बना है, तो आज 22 साल हो गए। तो 22 साल की स्थिति में भी अगर बाकी राज्यों की तुलना में हमको लगता है कि एनजीओ का हस्तक्षेप यहाँ ज़्यादा है। एक अंतिम सवाल मेरा, अभी आज मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है वो स्वामी आत्मानंद स्कूलों को लेकर, तो यहाँ पर भी अभी कहीं खुले हैं, तो आप शिक्षक संघ से जुड़े हुए हैं, अब कलेक्टर की अध्यक्षता में स्वामी आत्मानंद स्कूल होंगे, तो इसकी वास्तविक स्थिति ग्राउंड रिपोर्ट है क्या? देखिए, स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम और हिंदी माध्यम शालाओं का कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छा है। स्वामी आत्मानंद जी हमारे बाजू के नारायणपुर ज़िले में रह के वनवासियों की काफ़ी उन्होंने सेवा की है, जीवन पर्यंत उन्होंने हमारे रामकृष्ण मिशन आश्रम के यहाँ के संस्थापक रहे हैं। तो मैं तो नैतिक रूप से, व्यवहारिक रूप से मानता हूँ कि योजना काफ़ी अच्छी है। एक उसमें अव्यवहारिक पक्ष ये है कि उनमें जो बच्चे प्रवेश ले रहे हैं वो संभ्रांत परिवारों के हैं। जब योजना गरीब परिवारों को देख के जब ली गई है तो एडमिशन किनको दिया जाना है उसके लिए राज्य स्तर से कोई डायरेक्शन नहीं है, जिस वजह से क्या हो रहा है कि जो प्राइवेट स्कूलों में जो सक्षम बच्चे पढ़ते हैं, पालक जो अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, उन्हीं बच्चों का प्रवेश उस आत्मानंद विद्यालयों में करा रहे हैं। तो जो वास्तविक जो लाभान्वित जिनको हमको करना है, जो निचले स्तर का व्यक्ति है, जो जिसको शासन की सुविधाओं का लाभ नहीं, वो लाभ मिल नहीं पा रहा है। तो जब वो लाभ मिल नहीं पाएगा तो निश्चित रूप से दिक्कत होगा। और एक बात और बता रहा था आपको कि आत्मानंद विद्यालय को आप कन्वर्ट कर रहे हैं जहाँ जहाँ डीएमएफ के मद ज़्यादा हैं, प्रमुख सचिव शिक्षा का निर्देश है सभी कलेक्टर्स को। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जब आप, वो एक कमेटी है, आत्मानंद विद्यालय एक कमेटी के कॉन्सेप्ट में काम करता है, तो उतने पदोन्नति के पद कम होंगे भविष्य में। अच्छा। क्योंकि रिक्त स्वीकृत भरे पदों में काउंटेबल नहीं होगा वो। तो जब काउंटेबल नहीं होगा तो निश्चित रूप से ये शिक्षा व्यवस्था फिर से एक शिक्षक कर्मी युग की ओर धीरे से, हाँ, जितने भी अभी आप काफ़ी अनुभव रहा है, जितने भी अभी प्रतिनियुक्ति में जितने भी अभी शिक्षक जो हैं वो अस्थायी रूप से आ रहे, संविदा में आ रहे, तो मतलब आपको भी लग रहा है कि अब एक नए शिक्षाकर्मी वर्ग का उदय होना शुरू हो गया है। शिक्षाकर्मी वर्ग को माननीय दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 1993 में पैदा किया गया था। उस समय एक सामान्य से उप सचिव जो मंत्रालय में बैठते हैं, उनके द्वारा शिक्षक के पद को डाइंग कैडर घोषित कर दिया गया। अब उनका कॉन्सेप्ट ये था कि गांव का व्यक्ति अगर 500, 800 और 1000 रुपया में अगर पढ़ाता है तो उससे अच्छा दिक्कत तो कुछ है ही नहीं। लेकिन बाद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष ये मामला 1997 में गया, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उनसे कहा कि ये गलत बात है, अगर किसी व्यक्ति को आप रोजगार दे रहे हो तो उसको पूर्णकालिक कीजिए ताकि उसका भविष्य का सर्वांगीण विकास हो सके। तब भारत सरकार में, मतलब भारत सरकार और सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन में मध्य प्रदेश सरकार, तत्कालीन मध्य प्रदेश सरकार ने वांट निकाला और 1998 में पहली पूर्णकालिक भर्ती की। पहले 8 महीने 10 महीने के लिए रखा जाता था। इसके बाद फिर बीच बीच में विभिन्न प्रकार के सरकारें आई गई, तो उनके द्वारा सेवा शर्तों को थोड़ा सा ठीक ठाक किया गया। और सबसे बड़ा काम रमन सिंह के द्वारा जो है 18 में संविलियन करके किया गया। अब उस शिक्षक संवर्ग की मानता है कि रमन सिंह ने जितने का भी संविलियन किया भाई, उन्होंने जो एक भागीरथी जो फैसला लिया, मान के चलिए, अगर वो ऐसा फैसला नहीं लेते तो वर्तमान सरकार उसको कंटिन्यू नहीं कर पाती। हमारे डीए की बात ऐसी आ रही है तो फिर संविलियन की बात तो फिर और बिगड़ जाती है एकदम। भाई सीधी सी बात है कि जिसका जो हक है, किसान का हक है किसान को मिला, बेरोजगार का हक है बेरोजगार को दो, मजदूर का हक है मजदूर को दो, कर्मचारी का हक है कर्मचारी को दो, नेता का हक है नेता को दो। तो अधिकांश लोग का हक मिल चुका है। अब जो पीड़ित परेशान है, तंबू तो वही गाड़ेगा, आवाज़ वही बुलंद करेगा। और आर्थिक हालात की बात करते हैं तो आर्थिक हालात या तो ख़राब है या अच्छी है। कर्मचारियों को डीए और एचआरए देने के लिए आर्थिक हालात ख़राब है और अन्य वर्गों के लिए देने के लिए आर्थिक स्थिति काफ़ी अच्छी है। तो ये तो फिर
कुछ समझ में नहीं आया बात। सहायक शिक्षकों के वेतन विसंगति का एक बड़ा मुद्दा है आप लोग के लिए, और अभी तक ये मुद्दा सिर्फ आश्वासन पर टिका है। संक्षेप में बताइए कि आगे की रणनीति क्या है। अब सहायक शिक्षकों का वेतन विसंगति जो है वो इसलिए पैदा हुआ कि 2013 में जो एक पुनरीक्षित वेतनमान लागू हुआ था, उस वेतनमान में तत्कालीन सरकार ने क्या गलती किया, अफसरशाही के दबाव में आके जो व्यक्ति जिस पद में है उसके वेतन का फिक्सेशन उसी न्यूनतम के आधार पे कर दिया। जबकि हुआ ये तक उस समय जो वरिष्ठ थे वो समयमान के आधार पे या क्रमोन्नत के नाम पे नेक्स्ट स्टेप में चले गए थे। अगर उस समय ऐसी गलती नहीं की होती तो निश्चित रूप से आधे सहायक शिक्षकों को वेतन विसंगति आज की डेट में नहीं रहती। जैसे बाकी विभागों में समयमान और क्रमोन्नत के आधार पर हर 10 साल में वो नेक्स्ट स्केल में चले जाते हैं, तो कम से कम उनका एक नुकसान नहीं होता। आज की डेट में सहायक शिक्षक के साथ क्या हो रहा है, ना तो पदोन्नति हुई और ना वेतन मिला, तो ना तो माया मिली ना राम मिला। तो आज पूरा जो हमारे छत्तीसगढ़ का सहायक शिक्षक है वो माननीय मुख्यमंत्री की तरफ बहुत आशा भरी निगाहों से देख रहा है। और हम ऐसा एकमात्र संगठन है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कि जो रमन सिंह के समय 2018 से भी लगातार संघर्ष किए, उसके बाद 19, 20, 21 पे भी संघर्ष किए, 22 पे भी संघर्ष कर रहे हैं। यहाँ स्थिति ये है कि कई ऐसे संगठन हैं जो जनवरी 2018 के बाद 5 साल के बाद जो है अभी संघर्ष किए। 5 साल तक वो कुंभकर्णी नींद में वो लोग सोए थे। लेकिन मीडिया में तो बहुत कुछ होते रहता है। देखिए क्या है कि आप लोग मीडिया जगत से जुड़े हैं और आप लोग भी जान रहे हैं कि कोई व्यक्ति अगर लफाजी करने के लिए कोई बात कर रहा है, ज्ञापन सौंपने के लिए कोई बात कर रहा है, कोई बात अगर दिल से कर रहा है, तो आप एक खुद मानव है मान के चलिए। तो आर्टिफिशियल जो बिहेविंग होती है उसको आप भी समझ सकते हैं और हम भी समझ सकते हैं। तो अगर दुकान चलाने के लिए अगर आप कोई प्रेस विज्ञप्ति जारी कर रहे हैं, दुकान चलाने के लिए आप जाके तथाकथित रूप से ये शो अप कर रहे हैं, व्यक्तिगत काम किसी भी यूनियन लीडर का नहीं रुकता, ये मैं सच्चाई स्वीकार करता हूँ। पर बात व्यक्तिगत काम का नहीं होता, बात ये होता है कि एक यूनियन का निर्माण क्यों होता है, अपने सदस्यों के हितों की रक्षा करना। और अगर आप अपने सदस्यों के हितों की रक्षा नहीं कर पा रहे हो, 2013 से प्रताड़ित हो रहे हैं, 2013 जुलाई से पहले वेतनमान में 200 रुपये का अंतर था, मात्र हर पद में 200-300 रुपये का अंतर था। और 2013 के बाद से वो खाई और फर्क अंतर आ गया, ये दिक्कत है उसमें। तो 8-8 विषयों पे अपनी पकड़ रखने वाले, 8-8 विषयों की डिग्री लेने वाले कोंडागांव जिले से सहायक शिक्षक फेडरेशन के कार्यकारी अध्यक्ष बलराम सिंह यादव ने अपनी बातें कही, एकदम विस्तार से कही। और सीजीवाल के पाठकों को इन्होंने जो भी बातें कही और अच्छे ध्यान से गंभीरता से सुननी चाहिए, क्योंकि कहीं न कहीं ये ऐसे मुद्दे हैं जो समसामयिक मुद्दों के सामने पिछड़ गए हैं। हमारी खबर अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। यही आपका लाइक, सब्सक्राइब, शेयर हमको आपकी बात और आपकी आवाज़ लोगों और सरकारों तक पहुंचाने का हौसला देता है। सीजीवाल से मनीष जायसवाल की एक रिपोर्ट। धन्यवाद।